In the last part of today's lecture, we shall learn about axiology comprehensively. वैसे तो हम लोगों ने देखा कि एक्जियोलॉजी का जो की वर्ड्स था वो वैल्यू से रिलेटेड जो है, लेकिन उसको हम विस्तार से समझेंगे कि एक्जियोलॉजिकल क्वेश्चंस में किन किन चीज़ों का जवाब देना होता है। क्योंकि रिसर्च अपने आप में हम तभी करते हैं जब किसी क्वेश्चन का हमको आंसर ढूंढना होता है। तो हमने शुरू में चर्चा की कि ओंटोलॉजिकल क्वेश्चन क्या होंगे, फिर हमने ये भी चर्चा की कि एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा, फिर ये भी चर्चा की कि रिसर्च मेथोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे तो कैसे प्रश्न होंगे, और अब हम एक्जियोलॉजी से संबंधित प्रश्न के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो एक्जियोलॉजी रेफर्स टू द इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, और हमने शुरू में कहा कि वैल्यू और रिसर्च इथिक्स वगैरह से संबंधित है। इट डील्स विथ डिफाइनिंग, इवेल्युएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो एक तो यहाँ इथिक्स, हर चीज़ का, जॉब का भी इथिक्स है। आप यदि यूनिवर्सिटी में टीचर हैं तो आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, आपको इथिक्स है। आप पढ़ाते हैं लोग तो गलत करते हैं, मतलब वो वैल्यू के अगेंस्ट ही जाएगा। सो एक्जियोलॉजी रिफर्स टू द ethical values related to research work. It deals with defining, evaluating and understanding concepts of right and wrong. ये गलत होगा, ये सही है, ये रिसर्च कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये अंडरटेक नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक हो सकता है जो रिसर्चर के दिमाग में, और कई सारे जासूसी फिल्म और सीरियल CID एक आता है, उसमें आप देखते होंगे कि दिखाता है कि आपने जो किया है ये तो ठीक है, आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाते जो मानवता के कल्याण में होता। आपने जो किया है वो काम ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन आपने गलत किया है, वो डायरेक्शन आपका गलत था, और उसका डिसीजन एक्जियोलॉजी करता है। सो इट डील्स विथ डिफाइनिंग, इवेल्युएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रोसेस. It considers the philosophical approach to making decisions of value. वर्थ वैल्यू है कि नहीं है। इट इज इन ए सिंपल लैंग्वेज, यही हमने कह दिया, इट इज द थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो इसीलिए हम यहीं से वो निकाले थे की कंसेप्ट, वैल्यू और रियलिटी, नॉलेज, और फिर प्रोसेस से ये फिर वैल्यू तक। ये मैं लिखूंगा भी और आप ध्यान से सुने। देर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ इथिकल कंडक्ट, मतलब TELE, थियोलॉजी, मतलब ये क्या है, दीज आर क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया ऑफ एक्जियोलॉजी। सो देर आर 4 क्राइटेरिया ऑफ इथिकल कंडक्ट अल्टीमेटली ऑफ एक्जियोलॉजी। एक है डिंटोलॉजी, DEO, यस, ये एक क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया आपका है मोरलिटी। ये सब आपके लिए मोरलिटी सब तो आपको याद भी होगा, और यहाँ भी हम राइट रॉन्ग, एंड द लास्ट वन इज फेयरनेस, जिसमें आप बायसनेस वगैरह, टीचर हैं तो आपको फेयर होना है मार्क्स देने में, वैसे ही आप रिसर्चर हैं तो आपको फेयर होना है जजमेंट में, इवैल्यूएशन में, कंडक्शन में। सो देर आर 4 elements, rather criteria of ethical conduct and ultimately of axiology, and these are theology, deontology, morality and fairness. अब इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे। इट्स सो सिंपल। थियोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ मोरलिटी, वहाँ भी, which postulates that doing what is intrinsically good or desirable is a moral obligation that should be pursued in every human behavior. अभी हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इंट्रिजिकली गुड, आप जो भी आदमी करेगा उसको लग जाएगा कि वेदर इट इज डिजायरेबल, वेदर इट इज इंट्रिजिकली गुड और नॉट, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिया। तो ये मोरल ऑब्लिगेशन है हर इंडिविजुअल का, जो मानव
समुदाय का एक सदस्य के है, अब मानव के रूप में जन्म लिया है। तो थियोलॉजी इज अबाउट द इंट्रिंसिकली गुड और डिजायरेबल जो है वही, और ऑब्वियस है कि वो आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप वही करें जो गुड है, वही करें जो डिजायरेबल है। डियोंटोलॉजी is the understanding that every action that will be undertaken during the research will have its own consequence intended to benefit participants, the researcher, the scholastic community और the public at large। मतलब वह काम ही आप करें जो जिनका प्रभाव, जिनका कंसिक्वेंट आपको बेनिफिटेड करता है एज ए रिसर्चर, या फिर जो रिसर्च का आपका पार्टिसिपेंट है उसको बेनिफिट करता है। नॉलेज के फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करके नॉलेज या स्कॉलिस्टिक कम्युनिटी को मदद करता है, और एट द लार्जर लेवल पब्लिक एट लार्ज। तो डियोंटोलॉजी में भी आपने देखा कि ये क्या मानव को क्या चीज़ सर्व करेगा और क्या चीज़ सर्व नहीं करेगा। तो आप ऐसा ही काम करें जो मानव को सर्व करेगा, आपको सर्व करेगा, फंड ऑफ नॉलेज को कंट्रीब्यूट करेगा, एकेडमिशियन को हेल्प करेगा। थियोलॉजी में आपने देखा कि जो सही है, जो गुड है, जो डिजायरेबल है वो करें। डियोंटोलॉजी में आपने देखा कि आप वही करें जो मीनिंगफुल है, जो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये डियोंटोलॉजी। और फिर आपका मोरलिटी रेफर्स टू द इंट्रिंसिक मोरल वैल्यूज दैट विल बी अपहेल्ड ड्यूरिंग द रिसर्च, दैट इज द रिसर्चर विल बी ट्रूथफुल इन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। मतलब आप जब किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, यद्यपि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव डाटा के साथ ये आसान हो जाता है मोरलिटी, लेकिन जब आप क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज कर रहे हैं जहाँ चांसेस हैं कि आपके बायसनेस के, आपके लेस फेयर हो जाने के, तो वहाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मोरलिटी मतलब आपको अपने इंडिविजुअल बायसनेस को त्याग करके वहीं देखना है, और मुख्य इम्पोर्टेंट और मुख्य रूप से वहीं दिखाना है जो है। मतलब यू हैव टू बी रेशनल, यू आर नॉट सपोज टू बी इमोशनल इन योर अप्रोच। इमोशनली आप काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, ये इमोशनल एस्पेक्ट है ही है, लेकिन जजमेंट में आपको इमोशनल नहीं होना है। सो फेयरनेस, फोर्थ वन, फेयरनेस ड्रॉज द रिसर्चर्स अटेंशन टू द नीड टू बी फेयर टू ऑल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। मतलब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनसे जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें फेयर रहना है, एंड टू इंश्योर देयर राइट आर अपहेल्ड। मतलब उनका मतलब किसी का ये नहीं है। मान लीजिए कि कोई इथिकल इश्यूज पे आप काम कर रहे हैं, कोई ये इथनोग्राफिक स्टडी आप कर रहे हैं, फेनोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ओपिनियन को भी उसी प्रभावकता से, उसी इंटेंसिटी के साथ आपको रिसीव करना है। ऐसा नहीं कि कास्ट, रिलीजन वगैरह या रीजन के आधार पे आपका बायसनेस हो जो आपके रिसर्च पक्ष को गौन कर दे। तो ये फेयरनेस का मतलब है कि फेयर टू ऑल द पार्टिसिपेंट। और हमने पहले ही कहा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, सब भर के देगा आप कौन कहाँ है, लेकिन जब आप इथिकल इश्यूज फेनोमेनोलॉजी पे काम करते हैं या फिर, तो वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक तरह से ये तो हमने देखा कि देयर आर 4 क्राइटेरिया दैट हैज़ टू बी अंडरटेकन while deciding the axiological aspect of research paradigm. Now there are 4 principles of ethical conduct. मतलब ethical conduct, ethical मतलब axiological aspect हुआ, तो ethical conduct के 4 क्या है, 4 एलिमेंट है, प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल कौन कौन है ये भी विचार करना जरूरी है। और वो प्रिंसिपल क्या क्या है? पहला है आपका प्राइवेसी। मतलब क्लियर करेंगे, प्राइवेसी
प्राइवेसी ऑफ हूँ, इस पे आप विचार करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न का जवाब आपको मिल ही जाएगा। एक्यूरेसी मतलब ये क्या है, आपका इथिकल कंडक्ट के प्रिंसिपल्स है कि आपका कौन कंडक्ट इथिकल है और कौन इथिकल नहीं होगा यदि आप आउटसाइड द बाउंड्री जाते हैं तो। प्रॉपर्टी धन संपत्ति, क्लियर हो जाएगा सर, प्रॉपर्टी। और चौथा आपका एंड एक्सेसिबिलिटी, जो भी रिसर्च वर्क है, रिसर्च से रिलेटेड डाटा है, वो एक्सेसिबिलिटी। दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। और ये सारी चीजें आप रिसर्च एथिक्स, कई लोगों ने रिसर्च एथिक्स, हालांकि मैं पढ़ा नहीं पाया था, क्वेश्चन में था भी नहीं, और फिर लेकिन कुछ लोगों ने क्वेश्चन डाले थे, थोड़ा सा हिंट हमने किया था लेकिन नहीं बताया, लेकिन यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सब इथिकल इश्यूज के पार्ट हो जाएंगे। तो प्राइवेसी मीन्स प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पार्टिसिपेंट्स। यद्यपि रिसर्च ये कहता है कि वह काम जो गोपनीय है रिसर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि रिसर्च की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरीफिएबिलिटी। मतलब उसको हम रिसर्च नहीं मानेंगे जिसको कोई दूसरा वेरीफाई करना चाहे तो न कर सके। बहुत सारा आपका गोपनीय दस्तावेज है दैट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च वह है जिसको कई बार कोई भी वेरीफाई करना चाहे तो कर सके। खैर, यहाँ हमारा पर्पस प्राइवेसी। सो प्राइवेसी मीन्स प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पार्टिसिपेंट्स। और खास के हमने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव डाटा में इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इन तीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पर्सनल देना है, कुछ बहुत सेंसिटिव इशू है, डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स हैं, तो वैसे में ये प्राइवेसी बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। सोशल साइंस में बड़ा गड़बड़ है, भारत में लोग डाटा ईमानदारी से नहीं देते हैं, हो सकता है और भी जगह भी नहीं देते हों, लेकिन यहाँ नहीं देते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है एज ए रिसर्च स्टूडेंट, एज ए एमएड स्टूडेंट। सबसे ख़राब डाटा एक बार हमको मिला कि जो आईटी के स्टूडेंट थे, अब तो आईआईटी हो गया, या फिर बीएचयू में जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, या इस तरह के जो स्टूडेंट थे, उन लोगों ने तो ऐसे समझा कि जैसे कि ये मजाक हो रहा है। और वैसे भी हम लोग ईमानदारी से डाटा देने में थोड़ा सा, लेकिन एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन, एक तो देने वाले का और दूसरा आपका प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले रहे हैं। कोई बोल रहा है, आप लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो उस तरफ भी इशारा है। इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, अभी इसीलिए क्लियर किया कि आपका ओपन इंडेड है, तो रिकॉर्डेड किया है कि कोई बोल दिया और आपने उसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करने में इंपॉर्टेंट छूट गया और फिर कुछ अपनी तरफ से आपने जोड़ दिया, तो उसके प्रोसेस का। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, रिसर्च का जो आउट प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आप जेआरएफ हैं, आप बहुत सारी चीज़ों आपको मिलता है, एक फंड मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, उसको अंत में आपको जमा कर देना होता है उस इंस्टीट्यूशन विशेष को जहां आप उसके बिलोंग करते हैं। तो कंटीजेंसी का जो पैसा है, अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। वो भी इथिकल इशू नहीं है कि आप अखबार खरीदते हैं और वो अखबार जिसका आप रिसर्च में डायरेक्ट यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उसी तरफ इशारा है। इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली के बाद प्रॉपर्टी मीन्स हु विल ओन द डाटा और इंफॉर्मेशन। तो ये हाउ डाटा विल बी एक्सचेंज्ड एंड टू whom एंड हाउ, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा। कोई रिसर्च करना चाहता है तो करे, लेकिन डाटा डिस्क्लोज कैसे होगा, ये पब्लिक डोमेन में कैसे क्यों नहीं जाएगा। ये बेसिक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन तो जा सकता है, किसी इंडिविजुअल का इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा कि इस इंडिविजुअल ने ऐसा डाटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। और एक्सेसिबिलिटी, कौन एक्सेस कर सकता है उस रिसर्च के डाटा को, उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को, और मुख्य रूप से डाटा का है। सो एक्सेसिबिलिटी मीन्स हु विल हैव द एक्सेस टू द डाटा, वहाँ तक कौन पहुँच सकता है। ऑब्वियस है कि आप रिसर्चर नहीं है तो आप क्यों देखिएगा वो डाटा। आपके वो मसालेदार न्यूज़ बनाने के लिए तो रिसर्च डाटा मिलेगा नहीं आपको, तो वो सब विचार करने के योग्य। एंड हाउ विल द डाटा बी केप्ट सेफ एंड सिक्योर, बहुत सेंसिटिव डाटा हो सकते हैं जिस पे रिसर्च है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि रिसर्च इज नॉट ए सीक्रेट एक्ट।
हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक वेरीफिएबिलिटी है, और जब वेरीफिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो सेक्रेसी मेंटेन नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ ये तो डिसाइड होगा कि कौन इसकी इस संपत्ति का मालिक कौन होगा, और यदि कोई इसको पढ़ना चाहे, देखना चाहे, तो किसको दिया जा सकता है। तो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा, ये रिसर्चर के डोमेन में जाएगा, ये एकेडमिक वर्ल्ड तक ही लिमिट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्जियोलॉजी। तो पहले हमने ये बात किया कि ये जब भी इसके क्राइटेरिया में थियोलॉजी, डेंटोलॉजी, मोरलिटी एंड फेयरनेस को ध्यान में रखना है, और ये जो एक्जियोलॉजी का पार्ट है इथिकल इशू या इथिकल कंडक्ट, उसमें प्राइवेसी का ध्यान रखना है, पार्टिसिपेंट के डाटा कैसे एक्यूरेटली ऑब्टेन किया जाए इस पर ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी होगी किसकी, इसके डिसीजन के बारे में, और कोई आदमी यदि चाहे कि रिसर्च डाटा को हम एक्सेस करें तो कैसे कर सकता है। ये सब एक्जियोलॉजी से रिलेटेड है। और एक हिंट हमने आपको दिया, ये जो एक्जियोलॉजिकल पार्ट है इसी से आप निकाल के अलग से एक क्वेश्चन भी बना लेंगे, तो रिसर्च इथिक्स के बहुत सारे पार्ट ऐड हो जाएंगे। कुछ और ऐड होगा, जैसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो सब भी एथिक्स के पार्ट हैं, जिसमें एपीए कुछ और कहता है और हार्वर्ड ग्रुप कुछ और कहता है रेफरेंसिंग, तो ये सब पार्ट भी आ जाएगा। या फिर हम कहते हैं कि रिसर्च इज ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉलो करना, ये सब भी इथिक्स का पार्ट है। लेकिन यहाँ हम लोग एक्जियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं एज एन एलिमेंट ऑफ रिसर्च पैराडाइम। सो इन दिस पार्ट वी have come to know that archaeology is an integral element of research paradigm, and what is its meaning. Most importantly, it is related to value, ethics, moral, and like that. So with this part we conclude not only this part but the entire lecture, for which we have outlined the lecture. And as you can recall, we discussed regarding paradigm and research paradigm, its elements in terms of ontology, epistemology, research methodology and axiology. फिर 4 तरह के रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च पैराडाइम के टाइप्स के बारे में बात की। आगे हम हर चारों पैराडाइम को अलग अलग एक एक दिन ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं उसको आउटलाइन करके अलग अलग 4 दिन, कम से कम 4 लेक्चर या सीरीज ऑफ लेक्चर, लेकिन वो एक ही पार्ट होगा कि एक दिन पॉजिटिविस्ट, दूसरे दिन एंटी पॉजिटिविस्ट, फिर क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम और फिर प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक हमने जाना कि हम लोग 4 ही रिसर्च पैराडाइम की बात करेंगे। यद्यपि रिसर्च पैराडाइम में वार है, फॉर अगेंस्ट बहुत सारी बातें हैं, और थोड़ा सा शांत ये युद्ध हुआ है, लेकिन इतना भी शांत नहीं हुआ कि हम 4 ही मान लें। लेकिन हम डिलिमिट कर रहे थे एक तरह से अपने रिसर्च के फोकस का, और फिर लिटरेचर की मदद से हमने आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि क्यों हम लोग 4 ही लेंगे। तो एलिमेंट के बारे में, टाइप्स के बारे में, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एक तरह से रिसर्च पैराडाइम के लिए आज का जो 7 पार्ट का हमारा लेक्चर है ये फाउंडेशन का काम करेगा। क्योंकि अब जब भी हम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की बात करेंगे तो ऑन्टोलॉजी की बात करेंगे कि उसका ऑन्टोलॉजी क्या कहता है, उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या होगा, एंड लाइक दैट। सो थैंक्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर एंड ऑल द related 7 parts for which we outlined the lecture, introduced the lecture, introduced the concept. So thanks.